नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नविल चैनल पर। दोस्तों, आज हम DSSB पीआरटी पार्ट बी के 7 मार्च 2022 के शिफ्ट के 100 क्वेश्चंस को करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं और क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी-सी बात आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट करते वक़्त टाइम नहीं लूँगा। तो जैसे ही मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप ले सकते हैं, है ना? एक्सप्लेनेशन नोट करना है, तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से मृत्यु तक चलती है। विकास की दर सभी व्यक्तियों में एक समान होती है। केवल एक, केवल दो, एक अथवा दो, दोनों या फिर एक और दो नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर है क्या होगा? केवल एक। केवल एक क्यों होगा? क्योंकि विकास ये हम अच्छे से जानते हैं कि गर्भाधान से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसकी दर सभी व्यक्तियों में एक समान होती है, ऐसा नहीं होता। व्यक्तिगत विभिन्नता के गुण के कारण, जो आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उसके गुण के कारण ये एक समान नहीं होता। इस वजह से पहला कथन सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा कथन परिपक्वता की सही व्याख्या करता है? ठीक है, मैच्योरेशन की सही व्याख्या कौन सा कथन कर रहा है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण का कोई योगदान नहीं होता। क्या पर्यावरण का कोई योगदान नहीं होता? नहीं, पर्यावरण का योगदान तो होता है। यह एक जैविक प्रक्रिया है जो आनुवंशिक रूप से निर्धारित समय पर प्रकट होती है। मतलब ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हेरिडिटी के फॉर्म में निर्धारित समय पे दिखती है। ठीक है, कुछ हद तक इसको भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं। यह केवल शिक्षा और अभ्यास के माध्यम से प्राप्त की जाती है। ये तो लर्निंग है, जिसे शिक्षा और अभ्यास के माध्यम से भी हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, लेकिन केवल उसके लिए भी गलत होगा, लेकिन ये लर्निंग से जुड़ा कॉन्सेप्ट है। ये जीवन भर चलने वाला एक अधिगम है। नहीं, इसको ये भी लर्निंग का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, इसलिए आपका सही आंसर होगा, यह एक जैविक प्रक्रिया है जो आनुवांशिक रूप से निर्धारित समय पर प्रकट होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में क्या सही है? परिवार सामाजिकरण की एक प्राथमिक संस्था है, मतलब परिवार प्राइमरी संस्था है। या मीडिया, और दूसरा, मीडिया सामाजिकरण का एक माध्यमिक मतलब सेकेंडरी संस्था है। केवल एक, केवल दो, या एक तथा दो, दोनों। ठीक है, चौथा होगा ना तो एक ना तो दो। देखिए, परिवार एक समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, ये हमेशा सही होता है। ठीक है, फैमिली हमेशा समाजीकरण की पहली संस्था होगी, इसको गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, और मीडिया, मीडिया समाजीकरण का एक सेकेंडरी संस्था है। हाँ, मीडिया और स्कूल ये हमेशा सेकेंडरी संस्था होते हैं, तो इसलिए एक तथा दो दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट, एक शिक्षक देखता है कि एक छात्र गणित के कठिन सवालों को हल करते समय खुद से बात करता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इसे प्राइवेट स्पीच का उद्देश्य क्या है? इस प्राइवेट स्पीच का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इस प्राइवेट स्पीच का उद्देश्य ये है, अपनी सोच को बच्चा नियमित कर रहा है, या दूसरों का ध्यान आकर्षित करना है, या उसकी मानसिक बीमारी का लक्षण है, या यह केवल मनोरंजन का एक साधन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वाइगोत्स्की इसको क्या मानते हैं? वाइगोत्स्की इसको मानते हैं अपनी सोच को नियमित करना, स्वनियमित करना। ठीक है, सी को तो आप तुरंत हटा दीजिए, ये निगेटिव बात कर रहा है, बच्चे से रिलेटेड है ना। यह उसकी मानसिक बीमारी, ये मानसिक बीमारी तो है ही नहीं है, निगेटिव बात हो गई। दूसरों का ध्यान आकर्षित करना, ये तब होता, ये हो सकता था, लेकिन अगर ये किसके बारे में कहा जाता है? ये पियाजे के बारे में कहा जाता है। पियाजे इसको कहते हैं कि वो दूसरों के ध्यान आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो अगर पियाजे कहते तो ये हो सकता था, पर यहाँ पे पियाजे ने नहीं, यहाँ पे वाइगोत्स्की ने कहा है। तो आपका सही आंसर है सोच को नियमित करना। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी पेशीय चरणों में बच्चा, आगे बच्चा है, क्या सीखता है? प्रतीकात्मक विचार विकसित करता है, तार्किक रूप से समस्याओं को हल करता है, इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दुनिया का अनुभव करता है, या फिर अमूर्त अवधारणाओं को समझता है? इनमें से क्या होगा? प्रश्न में ही उत्तर है, संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, तो संवेदी का मतलब होता है इंद्रियों से। ठीक है, ये हो गई आपकी इंद्रियां, तो इसका उत्तर इंद्रियों से ही मिलेगा। इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दुनिया का अनुभव करना। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। बाकी जो बी और डी है, ये वाला आपका बी, आई एम सॉरी, आपका बी और डी, ये उच्च स्तरीय, क्या है? ये उच्च स्तरीय अवस्थाओं की विशेषताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में पारंपरिक स्तर पर बच्चा क्या सोचता है, आगे वो हिडन फॉर्म में है, पीडीएफ जब आपको मिलेगी तो आप अच्छे से इनको कर लीजिएगा। तो बच्चा पारंपरिक स्तर पे क्या सोचता है, देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा, आपके एक दो कॉन्सेप्ट और यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। बच्चा नियम सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, क्या ये सोचता है? नियम केवल दंड से बचने के लिए हैं, क्या वो ये सोचता है? नियम लचीले होने चाहिए यदि वो किसी का भला करें, क्या वो ऐसा सोचता है? या फिर वो ये सोचता है बच्चा केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या कोई बता सकता है? जब बच्चा पारंपरिक स्तर पर होता है, ठीक है, जब बच्चा पारंपरिक स्तर पर होता है तो समाज के नियमों को मानता है, ठीक है। नियम सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जब बच्चा पारंपरिक स्तर पे होता है, कोहलबर्ग की थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है आपको। तो जब बच्चा पारंपरिक स्तर पे होता है तो वो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, वो समाज के नियमों को मानता है, ठीक है। दंड से बचने वाली बात कब होती है? जब बच्चा पूर्व पारंपरिक में होता है, ठीक है, पूर्व पारंपरिक में दंड से बचने के बारे में वो सोचता है। सी, ये क्या है? नियम लचीले होने चाहिए यदि वे किसी का भला ना करें, ये कब होता है? ये उत्तर पारंपरिक है, ये उत्तर पारंपरिक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सही है? विशेष बच्चों के लिए अलग स्कूल होना चाहिए, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर अलग किया जाना चाहिए, स्कूल के बच्चों की जरूरतों के अनुसार खुद को बदलना चाहिए, स्कूल को बच्चों की जरूरत के अनुसार बदलना चाहिए, या फिर बच्चे को स्कूल की व्यवस्था के अनुसार बदलना चाहिए। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा। विशेष बच्चों के लिए अलग स्कूल होना चाहिए, अगर अलग स्कूल कर रहे हो तो फिर ये तो इंक्लूसिव एजुकेशन होगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर अलग किया जाना चाहिए, आप फिर बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर अलग कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आप सेग्रीगेशन कर रहे हो, अलगाव कर रहे हो, तो ये भी नहीं होगा। स्कूल को बच्चे की जरूरतों के अनुसार खुद को बदलना चाहिए, स्कूल को बच्चे की जरूरत के अनुसार खुद को बदलना चाहिए, ठीक है, तो ये बात सही है ना? ये क्यों सही है? क्योंकि समावेशी शिक्षा कहती है कि सिस्टम बच्चे के लिए बदलेगा, जो सिस्टम है वो बच्चे के लिए बदलेगा, ठीक है, ये जो सिस्टम है आपका ये बच्चे के लिए बदलेगा, ना कि बच्चा बदलेगा। तो इसलिए सी आपका सही होगा। बच्चे को स्कूल की व्यवस्था के अनुसार बदलना चाहिए, ये भी अलग निगेटिव बात हो गई, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका सही आंसर है सी, स्कूल को बच्चे की जरूरतों के अनुसार बदलना चाहिए। नेक्स्ट, लैंगिक रूढ़िवादिता जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कम करने के लिए कक्षा में क्या किया जाना चाहिए? लड़कों और लड़कियों को गैर पारंपरिक भूमिका में दिखाओ। दूसरा, लड़कों को कठिन कार्य और लड़कियों को कोमल कार्य दो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक अथवा दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो, ठीक है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, सीटेट पे भी आपने इसको पढ़ा है। लड़कों और लड़कियों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में दिखाना एक अच्छा उदाहरण होता है, ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को दूर करने का, ठीक है। मतलब लड़के के काम लड़कियां करें और लड़कियों के काम लड़के करें, ठीक है। तो बहुत आसान शब्दों में मैंने ये बात बताई, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन लड़कों को कठिन कार्य देना और लड़कियों को कोमल कार्य देना, इससे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग दूर नहीं होती, क्योंकि ये तो पूर्व धारणा है ना पहले से कि लड़के मजबूत होते हैं, है ना, लड़कियां कमजोर होती हैं, तो ये तो और ही बढ़ाएगा उसको। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा केवल एक, ठीक है, केवल एक हमारा सही आंसर होगा, 2 और 3 गलत हैं। नेक्स्ट, बहुसंवेदी मतलब मल्टी सेंसरी शिक्षण पद्धति किस पर बल देती है या बल दिया जाता है? केवल सुनने पर, केवल देखने पर, देखने सुनने स्पर्श और गति मतलब काइनेस्थेटिक के समन्वय पर, इनके कोऑर्डिनेशन पर, या केवल रटने पर? तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, ये तो रटा हुआ है हमें खुद कि ये नहीं होगा ऐसे केसेस में। बहुसंवेदी शिक्षण पद्धति किस पर बल देती है? आप में से कोई बता सकता है इसको? ये बल देती है देखने, सुनने और गति करने के समन्वय पर, ठीक है। बहुसंवेदी का मतलब ही है एक से अधिक इंद्रियों का इस्तेमाल, ठीक है, बहुसंवेदी का मतलब ही है एक से अधिक इंद्रियों का इस्तेमाल या उपयोग, ठीक है। तो इसलिए देखना, सुनना और स्पर्श, इसमें एक साथ आपकी शायद बहुत सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, ठीक है, तो उनके कोऑर्डिनेशन के लिए आप इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो शिक्षण पद्धति को यूज करते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन में मूल्यांकन का तरीका कैसा होना चाहिए? क्या वस्तुनिष्ठ ही होना चाहिए सिर्फ, ठीक है, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय हो, या केवल शिक्षक द्वारा मौखिक परीक्षा हो,
निरंतर व्यापक और प्रक्रिया उन्मुख होना चाहिए, या फिर वर्ष के अंत में पेन पेपर टेस्ट होना चाहिए। इसमें से क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा निरंतर व्यापक और प्रक्रिया उन्मुख होना चाहिए। जो आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब ही यही है कि जो आपका मूल्यांकन है वो निरंतर होता रहना चाहिए, व्यापक होना चाहिए और प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। आप जो मेहनत कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या मिलेगा, ठीक है, वो ध्यान में रखते हुए इसको किया जाता है। और इसीलिए इसको लचीला भी कहा जाता है। प्रगतिशील जो शिक्षा होती है उसमें लचीलापन होता है। ये लचीलापन इसी इसी वजह से होता है, निरंतर व्यापक और प्रक्रिया उन्मुख होने की वजह से। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ये और ये नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चे के विकास के प्रॉक्सिमो डिस्टल अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मतलब जो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट होता है, तो इसके बारे में जो ये 4 बातें इनमें से कौन सी सही है? विकास बाहर से अंदर की ओर होता है। अरे बाहर से अंदर कैसे होगा? ये तो सीधे गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि प्रॉक्सिमो डिस्टल में तो विकास अंदर से बाहर होता है ना। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो मेरी क्लास देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से वहां मैंने एक्सप्लेन किया है। विकास बाहर से अंदर नहीं होता, ठीक है, विकास अंदर से बाहर होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल में। बच्चा पहले पूरे हाथ का उपयोग करना सीखता है, फिर उंगलियों का। देखते हैं, बच्चा पहले चलना सीखता है फिर बैठना, या बच्चा पहले सिर उठाना सीखता है और फिर खड़े होना। तो ये भी नहीं होगा, ये सेफलोकॉर्डल का एग्जाम्पल है। तो कौन हो सकता है इनमें से? बच्चा पहले चलना सीखता है और बैठना, तो क्या ये प्रॉक्सिमो डिस्टल का है? आप में से कोई बताएगा? नहीं, प्रॉक्सिमो डिस्टल का सही एग्जाम्पल तो इसको नहीं कह सकते। बच्चा पहले पूरे हाथ का उपयोग करना सीखता है और फिर उंगलियों का, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। क्योंकि पहले केंद्र केंद्र की चीजें डेवलप होती हैं, उसके बाद उसके बाहर केंद्र से दूर वाली चीजें डेवलप होना शुरू होती हैं। तो बच्चा पहले पूरे हाथ पे कंट्रोल लाता है और फिर अपने फिंगर्स पे बाद में कंट्रोल सीखता है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का विकास डैश 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 में होता है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का विकास डैश 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 में होता है। केवल जैविक परिपक्वता से होता है, या सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया से होता है, केवल इनाम और दंड से होता है, या अकेले काम करने से होता है। तो बहुत सारे महानुभाव ये भी कर देंगे, प्राइवेट स्पीच पढ़े हैं ना इसलिए, पर ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया से बच्चे का विकास होता है, ठीक है। इन सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया से बच्चे का विकास होता है। ये कीवर्ड है इनकी थ्योरी का, याद रखिएगा, ठीक है, ये कीवर्ड है इनकी थ्योरी का, याद रखिएगा। सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया से केवल जैविक परिपक्वता से विकास होता है, ये बात पियाजे के संदर्भ में सही है, ठीक है, पियाजे के संदर्भ में ये बात पूरी तरह सही है, ठीक है, पियाजे के संदर्भ में जैविक परिपक्वता होता है। और ये जो सी है आपका, ठीक है, सी, ये स्किनर के केस में कह सकते हैं, ठीक है, जब व्यवहारवादी आएंगे तब ये बात सही होगी, लेकिन अभी हमको किस पे भरोसा है? ले वाइगोत्स्की, सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया से, ठीक है, सोशियो कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट, एरिक्सन के अनुसार स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, मतलब ऑटोनॉमी वर्सेस शेम की अवस्था में माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए? बच्चे पर पूरा नियंत्रण उनको रखना चाहिए, बहुत नेगेटिव बात है। बच्चे को सुरक्षित वातावरण में चुनाव करने और स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर देना चाहिए। स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, ठीक है, अगर आपने इसको पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आप इसी को सही करेंगे। बच्चे की हर गलती पर उसे मजा नहीं, सजा नहीं, उसे खुद काम नहीं, ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, सिर्फ एक ऑप्शन अच्छा है। बच्चे को सुरक्षित वातावरण में चुनाव करने और स्वतंत्र रूप से काम करने के अवसर देने चाहिए, ठीक है, उसको आज़ादी पसंद है इस टाइम पे इसलिए, ठीक है। ए और सी तो पूरी तरह गलत है, आप इससे उसकी आज़ादी छीन रहे हैं तो उसके अंदर हीनता की भावना आएगी। नेक्स्ट, कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल नहीं है, फाइन मोटर स्किल नहीं है? ऐसी स्किल जो हम अपनी छोटी मांसपेशियों से ना कर रहे हो उसके बारे में पूछा है। मोतियों को धागे में पिरोना, ये तो फाइन मोटर स्किल है। कैंची से कागज काटना, इसमें आप अपनी उंगलियां इसमें भी यूज कर रहे हो, फाइन मोटर स्किल है। फुटबॉल को किक मारना, ना 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 ना, इसमें तो काफी कुछ यूज हो रहा है, पूरा पूरा पैर यूज हो रहा है आपका। पेंसिल को पकड़ कर लिखना, ये भी फाइन मोटर स्किल है। तो यहाँ पे सिर्फ एक स्किल है जो ग्रॉस मोटर स्किल है, वो है फुटबॉल को किक मारना। तो ये आपका आंसर होगा। कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल नहीं है? तो वो सी होगा। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस रखने वाले व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? पीडीएफ में आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। विशेषता पूछा है कि जिसकी प्राकृतिक बुद्धि होती है उसकी विशेषता क्या होती है? वह गणितीय समस्याओं को हल करेगा। वो क्यों करेगा? ये तो गणती गणती बुद्धि वाला इंसान हो गया। वह वनस्पति और जीवों के बीच भेदों को पहचानने में सक्षम होता है, यही इसका आंसर होगा। बहुत अच्छा गायक होता है, ये संगीत में बुद्धि वाला होगा, ठीक है। और ये तो बेचारा इमोशनल बुद्धि वाला होगा, तो ये भी नहीं है, ठीक है।
तो सही आंसर है आपका वह वनस्पति और जीवों के बीच के भेदों को पहचानने में सक्षम होगा, प्राकृतिक बुद्धि वाला। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल में यदि छात्रों की संख्या 150 से अधिक है, 150 प्लस है, तो क्या अनिवार्य है? केवल 5 शिक्षक? नहीं। एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक? यस, यही सही है। ठीक है, देखिए आरटीई आपका कहता है कि जहां भी जिस भी स्कूल में छात्रों की संख्या 150 से अधिक है, ठीक है, 150 प्लस है, वहां पर, ठीक है, वहां पर आपके 5 शिक्षक होंगे, ठीक है, 5 शिक्षक होंगे और एक हेडमास्टर होंगे, ठीक है, एक हेडमास्टर होंगे, एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होंगे और 5 शिक्षक होंगे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग से, अपसारी मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग से, रटने की क्षमता से, या फिर आईक्यू से। तो आप में से इसका आंसर कौन बताएगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, सृजनात्मकता का बहुत आसान शब्दों में मतलब होता है अलग अलग दिशाओं में सोचना, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में सोचना। और जब आप अलग अलग दिशाओं में सोचते हो ना, जब आप अलग अलग दिशाओं में सोचते हो तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? अपसारी सोच, ठीक है। डाइवर्जेंट अगर हिंदी में भूल जाए अपसारी अभिसारी में, तो इंग्लिश में याद रखिएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। और ट्रिक बता दूं इसकी, सी से क्रिएटिविटी और डी से डाइवर्जेंट। जब सी की बात आएगी तो डी आ जाता है बगल में उसका, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में परावर्तनीयता मतलब रिवर्सिबिलिटी की समझ विकसित कर लेता है? तो ये भी थ्योरी मैंने अपनी वीडियोज में पढ़ाई है, आप उन्हें उसके वहां से जाके अच्छे से समझ सकते हैं। तो पियाजे के अनुसार ये जो रिवर्सिबिलिटी का गुण है, ये बच्चे के अंदर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। 7 से 11 वर्ष वाली जो अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वहां पे ये पूरी तरह डेवलप हो जाती है। पूर्व संक्रियात्मक में इसमें कमी होती है, रिवर्सिबिलिटी थोड़ी थोड़ी आती, ज्यादा नहीं आती, ठीक है। तो इसको नहीं आंसर माना जाएगा, आंसर आपका सी माना जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? रीता पुरस्कार जीतने के लिए नृत्य सीख रही है। पुरस्कार जीतने के लिए, ये तो कोई बाहरी प्रेरणा हो गई। सोहन को पेंटिंग करना अच्छा लगता है क्योंकि इससे उसको खुशी मिलती है। तो ये खुशी कैसे मिल रही है? क्या कोई दे रहा है क्या? नहीं, उसे खुद से खुशी मिल रही है। तो ये इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, राहुल दंड से बचने के लिए होमवर्क कर रहा है। ये भी एक बाह्य प्रेरणा ही है, ठीक है, जो से ये काम करवा रही है। प्रिया कक्षा में मॉनिटर बनने के लिए पढ़ाई कर रही है। तो मॉनिटर बनने के लिए, तो मॉनिटर बनना भी एक बाह्य प्रेरणा हो गई, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंतरिक प्रेरणा का सही उदाहरण होगा, सोहन को पेंटिंग करना अच्छा लगता है क्योंकि उसे इससे खुशी मिलती है, ठीक है। बाकी सारे ए सी डी ये बाह्य प्रेरणा से संबंधित है। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें मदद की आवश्यकता होती है? पाठ को जोर से पढ़ने में, अक्षरों को बनाने और स्पष्ट रूप से लिखने में, गणितीय गणना करने में, या सामाजिक मेलजोल में। तो देखिए, डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चे को प्रॉब्लम होती है ग्राफ वगैरह बनाने में या लिखने में चीजों को, ठीक है। तो अक्षरों को बनाने और स्पष्ट रूप से लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। गणना क्या है? सॉरी, गणितीय गणना क्या है? ये आपका डिसकैलकुलिया है ना, है ना। और पढ़ने में जब समस्या होती है तो हम उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वृद्धि एक संकुचित धारणा है, या फिर पहला, वृद्धि एक संकुचित धारणा है, दूसरा, विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसमें वृद्धि शामिल है। तो बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप इसे बहुत अच्छे से कर लेंगे, अदरवाइज ये मेरी पहली क्लास में है, ठीक है। तो वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है, क्या ये बात सही है? दूसरा, हाँ, वृद्धि, ध्यान से समझिएगा, ये जो वृद्धि है यही आपका ग्रोथ है, ठीक है। इसी को इंग्लिश में हम ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। ग्रोथ क्या है? ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। क्या है? एक नैरो कॉन्सेप्ट है, तो ये बात पूरी तरह सही है। विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसमें वृद्धि शामिल है, ये भी बात एकदम सही है कि डेवलपमेंट जो होता है उसी के अंदर आपकी ग्रोथ शामिल है, क्योंकि डेवलपमेंट अपने आप में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो इसका सही आंसर होगा एक और दो, दोनों। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है, या फिर
और दूसरा यह छात्र को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। तो इन दो में से क्या होगा? अब इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? जब भी हम असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमेशा क्लास के बीच में होगा, ठीक है। क्लास के मिड में होगा, मिड क्लास में चल मतलब ऐसा नहीं कि बीच क्लास के टाइमिंग फिक्स है, नहीं, पढ़ाने के साथ साथ बीच बीच में ये होता जाएगा। तो क्लास के मिड में होगा और दूसरा हम इसमें फीडबैक भी देते हैं, ठीक है, फीडबैक भी दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कि 1 और 2 दोनों। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है और यह छात्र को प्रतिपुष्टि प्रदान करने पर केंद्रित है। ये दोनों बातें सही हैं। फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ना तो 1 और ना तो 2। देखिए, ये दोनों ही गलत तब होंगे जब ये साल के अंत में हो रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास में के पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संरक्षण मतलब कंजर्वेशन की कमी किस अवस्था में पाई जाती है? वैसे तो ये आपको मुंह जबानी आना चाहिए, ठीक है, एग्जाम इतना करीब है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसी को हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण की कमी होती है। आपको ये बात आई होप समझ में आ रही हो। और ये कमी इसलिए होती है क्योंकि उसको कंजर्वेशन नहीं समझ आता, ठीक है, कंजर्वेशन समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो ये लॉजिक उसके अंदर डेवलप ही नहीं होने पाता है, ठीक है। सी और डी एज में ये आ जाता है। मूर्त संक्रियात्मक में और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में दोनों में ये चीज डेवलप हो चुकी होती है। नेक्स्ट, कौन सा द्वितीयक समाजीकरण का कारक है? विद्यालय, मीडिया। केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। द्वितीयक समाजीकरण के कारक हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था किसी क्वेश्चन पे। तो इसके कारक कौन से होते हैं? इसके दोनों ही कारक होते हैं। आपका स्कूल भी कारक होता है और आपका मीडिया भी कारक होता है और दोनों द्वितीयक सेकेंडरी सोशलाइजेशन फैक्टर हैं, ठीक है। तो कौन सा इसमें से सही होगा? तो फिर दोनों ही हैं, तो एक तथा दो, एक और दो दोनों, ठीक है। प्राइमरी कारण कौन होता है? फैमिली, ठीक है। कोलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास किस अवस्था पर किस स्तर की विशेषता है? तो ये भी मैंने अपनी थ्योरी पे कवर किया है। इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा कन्वेंशनल लेवल पर, ठीक है। ये जो आपका पारंपरिक लेवल है, कन्वेंशनल लेवल है, यहाँ पे अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास स्तर की विशेषता होती है, ठीक है। ये जो पूर्व लौकिक है ना, प्री कन्वेंशनल, यहाँ पे डर होता है पनिशमेंट वाला, ठीक है। और पश्च लौकिक पोस्ट कन्वेंशनल में आपके एथिक्स आ जाते हैं, ठीक है, एथिक्स डेवलप हो जाते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। शिक्षण की आगमन विधि इंडक्टिव मेथड के सोपानों का सही क्रम क्या है? उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण, परीक्षण। तो आंख बंद करके जिसने सिर्फ आगे वाला ही याद होगा वो बता देगा कि ये सही है। जो आपकी इंडक्टिव मेथड जो आपका इंडक्टिव मेथड है, इसमें आप पहले उदाहरण देते हो, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा अधिगम का एक संज्ञानात्मक सिद्धांतकार है? एडवर्ड टॉलमैन, जीन पियाजे। तो दोनों ही अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांतकार हैं, ठीक है। दोनों ने ही मेंटल प्रोसेस की बात की थी। दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में छात्र ज्ञान का निर्माण कैसे करता है? शिक्षक के निर्देशों का निष्क्रिय रूप से पालन करके। ये तो एजुकेशन को पैसिव बना देगा। एक्टिव कैसे है बच्चा यहाँ पे? सक्रिय अन्वेषण और अंतःक्रिया के माध्यम से। केवल पाठ्य पुस्तकों को रटकर ये भी पैसिव कर देगा पुरस्कार के डर से। ये तो बहुत निगेटिव बात हो गई। तो इन सब का सही आंसर होगा सक्रिय अन्वेषण और अंतःक्रिया के माध्यम से। यहाँ पे बच्चा एक्टिवली काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा छात्र का प्रगतिशील कक्षा में छात्र ज्ञान का निर्माण सक्रिय अन्वेषण और अंतःक्रिया से करते हैं। नेक्स्ट, ऑटिज्म में जो होता है, ऑटिज्म जो स्पेक्ट्रम है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार वाले बच्चे की मुख्य पहचान क्या है? ठीक है, तो उच्च स्तर की एकाग्रता होती है, ये तो नहीं कहेंगे। दोहराव वाला व्यवहार और सामाजिक संचार में चुनौती। हाँ, जो ऑटिज्म वाला बच्चा होता है उसे सोशल कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसका सही आंसर आपका बी होगा। और ये जो बहुत तेज शारीरिक गतिविधि है, ये ADHD में होती है, ठीक है। अब ये क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, आप काफी टाइम से थ्योरीज पढ़ रहे हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के अनुसार पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, सीमा क्या है? 0 से 1 वर्ष या 1 से 3 वर्ष या 3 से 6 वर्ष या 6 से 12 वर्ष, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 3 से 6 वर्ष एरिक्सन, क्योंकि ये इस एज में बच्चा इनिशिएटिव लेना शुरू कर देता है, ठीक है। इनिशिएटिव लेना बच्चा शुरू कर देता है। 0 से 1 वर्ष क्या है, किसी को याद है? ये है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। पार्ट मतलब स्कैफोल्डिंग के संदर्भ में वाइगॉत्स्की का क्या अर्थ है? वाइगॉत्स्की स्कैफोल्डिंग किसको मानते हैं? ठीक है, बच्चे को पूरी तरह से अकेला छोड़ दो, बच्चे को वो कार्य दो जो बिल्कुल नहीं कर सकता, तो ये तो दोनों ही गलत हैं।
सहायता का वह हिस्सा जो बच्चे की वर्तमान क्षमता के अनुसार बदला जाता है, ये अच्छा साउंड कर रहा है, यही होगा। केवल भौतिक पुरस्कार देना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, स्कैफोल्डिंग एक एडजस्टेबल सपोर्ट होता है। ठीक है, ये एक एडजस्टेबल सपोर्ट होता है वाइगोत्स्की के अनुसार, तो इसीलिए सहायता का वह स्तर जो बच्चे की वर्तमान क्षमता के अनुसार बदला जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है, यह एक वास्तविक शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है, यह एक ही समय में एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है, यह एक बहुत बड़ी कक्षा में किया जाता है, या फिर यह तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। तो बहुत सारे लोग इसको करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको कर देंगे, या तो शायद जाके इसको करेंगे, मतलब समझ में, उनकी समझ में फेर होगा। पर इसका सही आंसर हम डिस्कस करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है, सवाल पूछा है गुण नहीं है, तो देखिए, जो अगर गुण नहीं है माइक्रो टीचिंग का, तो माइक्रो टीचिंग होती कहाँ है? 5 से 10 बच्चों के बीच में। तो हमें बड़ा क्लासरूम क्या करना है? उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ए बी डी इसकी खासियत है। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्लेक्सिया से ग्रसित बच्चे छात्र को किसमें कठिनाई होती है? शब्दों को पढ़ने में, पहचानने में, या फिर वर्तनी में? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए मैंने अभी आपको आगे बताया था, फिर से इस बात को बताता हूँ कि डिस्लेक्सिया में क्या होता है कि बच्चे को पढ़ने की दिक्कत तो होती ही होती है। ठीक है, प्लस मतलब पढ़ने और पहचानने में, अब पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो मतलब पहचानने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो पढ़ने में तो दिक्कत हो ही रही है, साथ में उसको वर्तनी में भी बहुत समस्या आती है। ठीक है, स्पेलिंग में भी दिक्कत होती है। तो यही है, इसका आंसर होगा एक और दो दोनों, डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट है दोस्तों, थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस का क्या अर्थ है? ये क्या अभ्यास से अधिगम मजबूत होता है? जब बच्चा सीखने के लिए तैयार होता है तब वह प्रभावी ढंग से सीखता है? पुरस्कार सीखने की गति बढ़ाता है, या असफलता से सीखना रुक जाता है? तो इसमें काफी हद तक सबको कुछ कुछ बहुत सारे सही लग रहे होंगे, लेकिन इसका सही आंसर है, क्योंकि उन्होंने बात तो लगभग सारी की है, तो लेकिन यहाँ पे पूछा है कि लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता के नियम से किसका संबंध है? ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। जब बच्चा सीखने के लिए तैयार होता है तब वह प्रभावी ढंग से सीखता है, यही है सीखने के लिए वो तैयार है। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, और जो बाकी के हैं आपके, तो अभ्यास से अधिगम मजबूत होता है, ये एक्सरसाइज की बात की है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ इफेक्ट कहाँ पे है, क्या कोई बता पाएगा? पुरस्कार सीखने की गति बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण मतलब रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है? एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, या फिर अप्लाइंग? तो इसका सही आंसर क्या है, कोई बता सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा? आप में से कोई भी अगर बता पाए कमेंट बॉक्स में अभी जाके आंसर कर दे, मैं 1 मिनट का वेट कर लेता हूँ। आई होप आपने इसका आंसर दिया रहा होगा। इसका सही आंसर है सृजन मतलब क्रिएटिंग। ये रिवाइज की बात की है, अगर रिवाइज की बात नहीं करता, पुराने की बात करता, तो वहां पे इवैल्यूएशन होता। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना चाहिए, या सभी बच्चों के लिए एक ही मानक पाठ्यक्रम का उपयोग करना चाहिए? केवल एक, केवल दो, एक और तथा दो दोनों, ना तो एक और ना तो दो। इसमें से क्या सही उत्तर होगा? तो इसमें से सही उत्तर होगा, आप में से कोई बता सकता है? सही उत्तर है केवल एक। देखिए, इंक्लूजन का मतलब ही होता है डिफरेंस को एक्सेप्ट करना, डिफरेंस को एक्सेप्ट करना, यही इंक्लूजन का मतलब है। ठीक है, सभी बच्चों के लिए एक ही मानक पाठ्यक्रम का उपयोग करना चाहिए, ये निगेटिविटी बात हो जाएगी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका पहला, केवल एक, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट, कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता का नियम, भिन्नता का नियम, या प्रत्यागमन प्रत्यागमन का नियम, या फिर अप्रेरणा का नियम? तो अप्रेरणा का नियम, समानता का नियम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, इसलिए ये नहीं होगा। उसने पूछा है नहीं है, तो अप्रेरणा का नियम वंशानुक्रम का नहीं है। बाकी ABC वंशानुक्रम के नियम है। किशोरावस्था के दौरान होने वाले संवेगात्मक परिवर्तनों को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? दमन, शोधन, पृथक्करण, या प्रक्षेपण? प्रक्षेपण तो और बुरा है, दमन भी नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका क्या माना जाता है? शोधन या मार्गांतरीकरण। इसका मतलब होता है कि अपने गुस्से या इमोशंस को आप किसी कंस्ट्रक्टिव काम पे लगा लें। ठीक है, किसी कंस्ट्रक्टिव काम पे लगा दें, ये होता है सब्लिमेशन। ठीक है, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें छात्र स्वयं खोज करके ज्ञान प्राप्त करता है। स्वयं खोज करनी है, स्वयं खोज करनी है। तो स्वयं खोज करनी है तो उसका बेस्ट तरीका होता है अनुमानी या ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक का मतलब भी होता है स्वयं खोजना। ठीक है, खोज करना, खोज करना। ठीक है,
और बाकी जो ए और डी हैं ये तो खैर निगेटिविटी हो गई, व्याख्यान और प्रदर्शन टीचर ओरिएंटेड है। नेक्स्ट है दोस्तों, गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार शारीरिक गति मतलब बॉडी काइनेस्थेटिक बुद्धि किसमें सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा एक शल्य चिकित्सक और एक एथलीट। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये गार्डनर महाशय कह रहे हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। और ये जो आपका ए है कवि, ये लिंग्विस्टिक होता है, और जो आपका डी एक गणितज्ञ है, ये लॉजिकल मैथमेटिकल है। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा को सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये तो सही है। भाषा सीखने का माहौल समृद्ध होना चाहिए, वैसे ये बात गलत नहीं लग रही, मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि भाषा सीखने के लिए माहौल की भूमिका होती है, वही एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक और दो दोनों होंगे। ठीक है दोस्तों, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। एसएमसी के बारे में आरटीई 2009 क्या कहता है? तो ये कहता है कि 75% माता पिता और अभिभावक होने चाहिए। ठीक है, और 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए एसएमसी में। तो एक और दो दोनों इसका आंसर होगा। किशोरावस्था में काल्पनिक श्रोता की बात किसने कही थी? इमेजिनरी ऑडियंस की बात किसने की थी? तो ये बात एल्किन ने की थी, डेविड एल्किन ने ये बात की थी। सीखा हुआ असहायपन तब होता है जब बच्चा बार बार सफल होता है। असहायपन, देखिए असहायपन का मतलब हो गया जब हार मान लेना। ठीक है, हार मान लेना। अब आप इससे आंसर कर लेंगे, असहायपन का मतलब होता है हार मान लेना। बच्चे को लगता है कि उसके प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। ये सही है, ये तो है ही नहीं है। बच्चा बहुत प्रतिक्रियाशील होता है। क्यों प्रतिक्रियाशील होगा? जब वो हार मान के बैठ गया। शिक्षक बच्चे की बहुत तारीफ करते हैं, शिक्षक तो और भी गाली देते हैं, हमारे पुराने शिक्षक हैं। तो हार मान लेना, बच्चे को लगता है कि उसके प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है? आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है अपनी खुशी के लिए काम करना। ठीक है, अपनी खुशी। ठीक है, अपनी खुशी यहाँ पे मैटर कर रही है। तो एक बच्चा गणित इसलिए हल करता है क्योंकि उसे तर्क करना पसंद है। ठीक है, एक बच्चा इसलिए पढ़ता है ताकि उसे इनाम मिल सके। तो ये कोई आंतरिक बात तो नहीं हो गई। केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, ना तो एक और ना तो वो। तो एक बच्चा गणित इसलिए हल करता है क्योंकि उसे तर्क पसंद है। तो केवल एक इसका आंसर होगा ए। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 पर 200 बच्चों से अधिक होने पर शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए? डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताइए कितना होना चाहिए? कितना हो सकता है? 1:40। अगर 200 से ऊपर बच्चे हैं तो 1:40 होना चाहिए। अगर 200 से कम है, सामान्य स्थिति है, ठीक है, एक तरह से कहें सामान्य स्थिति है, तब 1:30 होगा। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र मतलब जेडपीडी क्या है? बच्चे का वह हिस्सा जहां वह बिना किसी काम की मदद करता है, तो फिर जेडपीडी की जरूरत ही क्या है? बच्चे का वह हिस्सा जहां वह किसी की मदद से काम कर सकता है। बच्चे की शारीरिक क्षमता की सीमा केवल स्कूल का वातावरण, ये दोनों ही नहीं होंगे। बच्चे का वह हिस्सा जहां वह किसी की मदद से काम कर सकता है, यही इसका आंसर होगा। कौन सा मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान लगातार चलता है? तो फॉर्मेटिव होता है। फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन ये हमेशा सीखने के दौरान होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन ज्यादा ही आता है फॉर्मेटिव से। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन सीखने के दौरान होता है। जेंडर रोल मतलब लैंगिक भूमिकाएं हैं, उस संदर्भ में कौन सा सही है? यह एक सामाजिक संरचना है और यह बचपन से ही सामाजिकरण के माध्यम से सिखाई जाती है। इन दोनों में से कौन सा सही है? वैसे तो दोनों सही लग रहा है। केवल एक, केवल दो, एक तथा दो, दोनों। ठीक है, या ना तो एक ना तो दो। तो देखिए, जेंडर रोल समाज बनाता है और ये हम बचपन से सीखते हैं। ठीक है, तो सामाजिक तौर पे अगर देखा जाए तो ये दोनों बातें सत्य हैं। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। मैं किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा एलिमिनेशन मेथड एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप देखोगे नहीं। स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग में निगेटिव रेइंफोर्समेंट का क्या अर्थ है? बताइए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में नकारात्मक सुदृढ़ीकरण का क्या अर्थ है? सीधे इसके आंसर पे आएंगे, रुकेंगे नहीं कहीं पे। तो अगर कोई आंसर दे सकता है तो दे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दे, बहुत अच्छी बात है, लगेगा कि आप एंगेज्ड हैं इसमें। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में जो नकारात्मक सुदृढ़ीकरण होता है, रीइंफोर्समेंट जो होता है, इसका मतलब होता है अप्रिय चीज को हटाकर व्यवहार को मजबूत करना। ठीक है, तो किसी अप्रिय चीज को हटाकर व्यवहार को बढ़ाना या मजबूत करना इसका सही आंसर होगा। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत में क्या शामिल है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना शामिल है। रणतंत्र प्रणाली को खत्म करना ये भी शामिल है। तो एक तथा दो, दोनों। दोस्तों, ब्लूम के वर्गीकरण में विश्लेषण का क्या अर्थ है? तो ब्लूम के वर्गीकरण में विश्लेषण का अर्थ है टुकड़ों में बांटना। क्या अर्थ है? टुकड़ों में बांटना। ठीक है, तो अब आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। चीजों को याद करना नहीं,
सूचना को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना और उनके बीच संबंध समझाना, यही सही होगा। कौन सा CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बाधा मुक्त वातावरण है? बताइए कौन सा होगा बाधा मुक्त वातावरण? स्कूल में रैंप और रेलिंग का होना, ये तो बहुत अच्छी बात है। ब्रेल संकेतों का उपयोग होना, ये भी बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए, तभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में किसे किस तरह की आवश्यकता है इसी से पूरा होगा, है ना। तो इसका एक और दो दोनों आंसर होगा, ठीक है, सी आंसर होगा। मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में हायरार्की ऑफ नीड्स में आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहाँ पर आता है? तो ये कहाँ पे आता है? ये सॉरी फॉर दैट, ये कहाँ पे आता है? सबसे नीचे से मध्यम में, सबसे ऊपर सुरक्षा के बाद। याद करिए मैस्लो का हायरार्की, अगर आपने पढ़ा ही होगा तभी आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं आज। तो इसका सही आंसर होगा सबसे ऊपर, ठीक है। मैस्लो जो में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर बात की है, और सबसे नीचे किसकी बात की गई है? फिजिकल नीड्स की बात की गई है, ठीक है, फिजिकल नीड्स की बात नीचे की गई है। एक शिक्षक ने देखा कि बच्चा बार-बार बी को डी और सा को वॉज पढ़ता है, तो ये कौन सी समस्या है? ये डिसलेक्सिया है, ठीक है, ये रीडिंग डिसऑर्डर होता है। डिसलेक्सिया एक रीडिंग डिसऑर्डर है। डिस्ग्राफिया क्या है? आप में से कोई बता सकता है? डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया एक लेखन विकार है, ठीक है, और डिस्कैल्कुलिया एक गणितीय विकार है। एडीएचडी आपको बताना है कि क्या है, मैंने इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा था। कार्य शिक्षा वर्क एजुकेशन, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में। कार्य शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य हाथ से काम करने के लिए के प्रति सम्मान पैदा करना है, या बच्चों को भविष्य की आत्मनिर्भरता के लिए तैयार करता है। तो दोनों बातें बहुत अच्छी लग रही हैं और दोनों बातें सही हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य हाथ से काम करने के प्रति सम्मान पैदा करना भी है, और यह बच्चों को भविष्य की आत्मनिर्भरता के लिए तैयार करती है, ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर मैं धोखे से क्वेश्चंस को गलत बता दूं, ठीक है, तो प्लीज आप मेरी हेल्प करिएगा, कोऑपरेट करिएगा, मुझे आके कमेंट बॉक्स में आप करेक्ट करिएगा, और आशा करता हूं कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ क्या है? देखिए व्यापक का अर्थ होता है एक बच्चे के, ठीक है, व्यापक का अर्थ पहले आप जान लीजिए। व्यापक का अर्थ होता है बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पक्षों को देखना, बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है उसके सभी पक्षों को देखना, ये व्यापक का मतलब होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का क्या अर्थ है? सिर्फ परीक्षा लेना, बच्चे के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना, महीने में एक बार टेस्ट लेना, या सिर्फ खेलों में मूल्यांकन करना? तो बच्चे के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन ही क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, जो व्यापक शब्द है उसका मतलब होता है बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पक्षों को देखना, ठीक है, आप छोड़ना नहीं, आपको एकेडमिक भी देखना है और सह शैक्षणिक को करिकुलम वाली चीजें भी आपको देखनी है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण 4 में कानून और व्यवस्था में बच्चा कैसे व्यवहार करता है? तो इसका इसका मुझे लग रहा है सवाल पे ही इसका जवाब उन्होंने दे दिया है। बच्चा समाज और कानून को ही सर्वोपरि मानता है इस टाइम पे, तो समाज के नियमों का पालन करता है और सामाजिक व्यवस्था बनी रहे ऐसा मानता है, ठीक है। और इसके अलावा कहें तो हो गया, सफिशिएंट है। तो दोस्तों बहुभाषिकता मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? ठीक है, ये एक शिक्षक के लिए बोझ है ना, ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। होता तो है लेकिन ठीक है, रखते हैं इसको अभी। इसे स्कूल में पूरी तरह प्रतिबंधित करना चाहिए? नहीं। इससे बच्चा भ्रमित हो जाता है? नहीं। यह बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक संसाधन है। बहुभाषिकता क्या है? ये एक संसाधन है, ठीक है, ये एक संसाधन है, और संसाधन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, दृश्य कला मतलब विजुअल आर्ट्स को सिखाते समय शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? बच्चे को विभिन्न माध्यमों और उपकरणों से परिचित कराना चाहिए, बच्चे को सीधे कठिन पेंटिंग बनाने को कहना चाहिए, सिर्फ बोर्ड पर चित्र बनाना चाहिए, या फिर बच्चों को चित्रकला का इतिहास करवाना चाहिए? आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? बच्चे को पहले देखिए, जब भी आप शिक्षक आर्ट सिखाता है तो आप ऐसा तो है नहीं सीधे चित्र दे दोगे उसको कि लो बनाओ, नहीं, पहले आप उसको कलर्स का नॉलेज कराओगे, मतलब रंगों का ज्ञान कराओगे, फिर उसे ब्रश वगैरह का नॉलेज कराओगे, ठीक है, उसे बारीकी समझाओगे चीजों की, उसके बाद वो ये सारी चीजें सीखेगा। तो इसमें आप क्या करोगे, वो विभिन्न माध्यमों और उपकरणों से उसे हम परिचित कराएंगे। जीन पियाजे के अनुसार फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की मुख्य विशेषता क्या है? हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, अमूर्त सोच और प्रस्तावों पर तर्क करने की क्षमता। तो ये दोनों ही गुण फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है, दोनों ही होते हैं, तो ए और सी होगा, एक तथा दो दोनों। गार्डनर की स्थानिक बुद्धि का उदाहरण है? एक कवि जो शब्दों के साथ खेलता है, एक मूर्तिकार या वास्तुकार जो अंतरिक्ष और आकृतियों को समझता है, ये मुझे सही लग रहा है। एक संगीतकार जो धुन बनाता है, नहीं। एक खिलाड़ी जो शारीरिक संतुलन बनाए रखता है, नहीं।
स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस गार्डनर के अनुसार 2 लोगों में पाई जाती है, जो मूर्तिकार होते हैं या वास्तुकार होते हैं। ठीक है, तो यही आपका बी सही होगा। तो दोस्तों, बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में पीयर ग्रुप की क्या भूमिका होती है? समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण माध्यमिक संस्था है। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण माध्यमिक संस्था है समाजीकरण की। दूसरा, यह बच्चे की स्वायत्तता और सामाजिक कौशल सीखने में मदद करता है। तो समाजीकरण के संदर्भ में जो पीयर ग्रुप होते हैं वो एक महत्वपूर्ण माध्यमिक संस्था है। हाँ, ये सेकेंडरी संस्था होती है, प्राइमरी तो फैमिली होती है। ठीक है, ये एक सेकेंडरी संस्था है और ये सामाजिक कौशल सीखने में भी मदद करते हैं। तो आपका सी होगा 1 तथा 2 दोनों। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो देखिए, पहले तो एक लक्ष्य मैं आपको ये बता दूं कि इसका मुख्य लक्ष्य होता है सोच का गणितीकरण करना। ठीक है, सोच का गणितीकरण करना, ये तो इसका मेन लक्ष्य हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन की। केवल सूत्र याद करवाना? नहीं। केवल बच्चों की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण करना? अच्छा लग रहा है, हो सकता है। केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना? नहीं। बहुत सारी समस्याओं को हल करना? नहीं। अच्छा जो लग रहा है वही हमारा आंसर है, बच्चों के विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण करना, मैथमेटाइजेशन करना। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को क्या कहा जाता है? तो स्वनिम, फोनेम। ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो ये 4% हो गया। जो इससे पहले था वो 3% था। अगर पुराना पूछे तो 3% और इससे पहले का पूछे तो आपका ये 4%। एन हीले के ज्यामिति विचार के स्तरों के अनुसार दृश्यीकरण कौन सा स्तर है? तो स्तर ओ। ठीक है, ये जो लेवल ओ है, ये बच्चा सबसे पहले आकृतियों को केवल देखकर पहचानता है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो बी बाकी हैं ये ऊपरी स्तर वाली चीजें हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और कविताओं को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? विषय को सीखने में रुचि और आनंद पैदा करना? हाँ, ये है। छात्रों में कल्पनाशीलता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना? ये भी है। तो इसका मतलब कि इसके दोनों ही आंसर सही हैं, 1 और 2 दोनों। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक है, आनंद और कल्पनाशीलता दोनों ही बढ़ती हैं और इसीलिए इनको शामिल किया गया था। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण का लक्षण हो सकता है? उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई, ऊंचाई के हिसाब से कम वजन? तो हाँ, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसको रट लीजिएगा, बहुत समझने की आपको इसको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कला शिक्षा का प्राथमिक पाठ्यक्रम में शामिल करने का मुख्य कारण क्या था? सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान देना, केवल समय गुजारना, पेंटिंग बेचना सिखाना, या बच्चों को कलाकार बनाना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सौंदर्य बोध मतलब सौंदर्य की सुंदरता का उनको ज्ञान कराना और सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान विकसित करना। ठीक है, ये आंतरिक गुणों का विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य कारण था कि कला शिक्षा को प्राथमिक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। नेक्स्ट, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग में भोजन क्या है? ठीक है, तो ये मैंने थ्योरी पढ़ाई है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी की है, पूरी एग्जाम ओरिएंटेड है आपके। तो इसका सही आंसर है बी, स्वाभाविक उद्दीपक, अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, अनकंडीशनड स्टिमुलस। नेक्स्ट, जीनोटाइप और फेनोटाइप के बीच का मुख्य अंतर क्या है? तो जीनोटाइप एक आनुवंशिक संरचना है और फेनोटाइप जो बाहर दिखता है, बाहरी लक्षण है, वो है। तो ये जिस ऑप्शन दिख रहा हो वही ऑप्शन आपका सही है। जीनोटाइप आनुवंशिक संरचना है, फेनोटाइप बाहरी दिखने वाले लक्षण है। आई होप आपको बात क्लियर हो गई। पोर्टफोलियो के बारे में कौन सा कथन सही है? यह एक छात्र के काम का उद्देश्यपूर्ण संग्रह है। हाँ, एकदम सही। यह समय के साथ छात्र के विकास और प्रगति का प्रमाण देता है। ये बात भी सही है। तो अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो दोनों ही कथन एकदम सही हैं। तो ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों पोर्टफोलियो के बारे में सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, लेक्चर मेथड डिस्कशन मेथड से बेहतर क्यों है? ठीक है, लेक्चर मेथड डिस्कशन मेथड से बेहतर क्यों है? क्या इसका कोई रीजन है कि लेक्चर मेथड सॉरी लेक्चर मेथड की तुलना में डिस्कशन मेथड क्यों बेहतर है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखिए, डिस्कशन मेथड में बच्चा एक्टिव होगा। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होगा, है ना। और लेक्चर में क्या होता है, टीचर ज्यादा बोलते हैं, टीचर ही ज्यादा डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी अच्छा नहीं होता है। तो जहाँ सक्रियता होगी बच्चे की वही आपका आंसर होगा। यह छात्रों में आलोचनात्मक सोच और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। आलोचनात्मक सोच डेवलप होती है, वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स में सोचते हैं। नेक्स्ट, किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के बारे में क्या सही है? लड़कों की आवाजों का भारी होना? हाँ, ये होता है। लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत? ये भी होता है। तो 1 और 2 दोनों होते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो। आरटी 2019 की धारा 12 के अनुसार निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं?
तो इसका बहुत क्लियर आंसर है 25%। ठीक है। एनईपी 2020 के अनुसार बुनियादी चरण में बच्चों की उम्र क्या होगी? तो वो 3 से 8 वर्ष होगी। ठीक है। 3 साल आपका प्री स्कूल चलेगा। ठीक है, प्री स्कूल चलेगा और उसके बाद 2 साल आपका फर्स्ट और सेकंड क्लास वाला चलेगा। ठीक है। एक शिक्षक के लिए व्यावसायिक नैतिकता मतलब प्रोफेशनल एथिक्स का क्या अर्थ है? छात्रों के साथ निष्पक्ष होना और समान व्यवहार करना, एकदम सही बात है। निरंतर अपने ज्ञान और कौशल को अपडेट करना, ये भी एकदम सही बात है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। एडवर्ड टॉलमैन के लेटेंट लर्निंग का क्या अर्थ है? ठीक है, हिंदी वाला टर्म अगर भूल भी जाए तो इंग्लिश वाला याद रखिएगा, लेटेंट लर्निंग। तो देखिए बहुत अच्छे से इस बात को समझिएगा। सीखने जो तुरंत व्यवहार में नहीं दिखता लेकिन बाद में प्रकट होता है। ठीक है, वह सीखना जो केवल पुरस्कार से होता है, वह सीखना जो केवल रटने से होता है, वह सीखना जो कभी सफल नहीं होता। एक तो ऑलरेडी बच्चा देख के इसी को मार देगा। ठीक है, लेकिन लेटेंट का जो लेटेंट लर्निंग है टॉलमैन की, उसका सीधा सा मतलब ये था कि सीखना तब तक गुप्त रहता है जब तक जरूरत ना पड़े। ये तब तक गुप्त है जब तक आपको नीड नहीं है। ठीक है, जब तक जरूरत नहीं है तब तक गुप्त है। विकास की निरंतरता बनाम विच्छिन्नता, कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी में विच्छिन्नता का समर्थन करने वाले क्या मानते हैं? विच्छिन्नता का मतलब ही क्या है? डिसकंटिन्यूटी, यही मतलब है। अच्छा ठीक है, तो विच्छिन्नता का मतलब है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी तो इसका मतलब हुआ कि इनका मानना है कि विकास स्टेजेस में होता है, यही मतलब हुआ ना? एम आई राइट? सही कह रहा हूं मैं या गलत कह रहा हूं? शायद यही होगा जहां तक। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर भी होगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखना जरूरी है। ठीक है, मेरी क्लास है प्रिंसिपल पे, सेकंड क्लास है मेरी, उसको देख लीजिएगा आप। विकास अलग अलग स्पष्ट चरणों में होता है। कार्य शिक्षा वर्क एजुकेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कार्य शिक्षा समाज की आवश्यकताओं और सेवाओं पर आधारित होनी चाहिए, सही है। ठीक है, सही है, सॉरी सही है। यह समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों होंगे। प्रदर्शन कलाओं के अंतर्गत किसे शामिल किया जा सकता है? प्रदर्शन संगीत में भी होता है और नृत्य में भी होता है, तो सी होगा 1 और 2 दोनों। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों को उनके आसपास के वातावरण से परिचित कराना। हाँ, ये बात एकदम सही है। प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को समझाना, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों इसके आंसर होंगे। तो दोस्तों, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह बच्चों के बीच शारीरिक फिटनेस और मानसिक सतर्कता को बढ़ाता है। भाई ये तो बढ़ाता है, सही बात है। यह स्वस्थ जीवन शैली की आदतों पर निर्माण केंद्रित करता है, ये भी एक बात सही है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों होंगे। इनका एक्सप्लेनेशन आप खुद से समझिएगा क्योंकि ये बहुत समझाने वाली चीजें नहीं है, बहुत साफ साफ इनकी स्टेटमेंट में इनके आंसर हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईसीटी के उपयोग के बारे में क्या सही है? यह अधिगम को अधिक आकर्षक और संवादात्मक बनाता है। ठीक है, यह शिक्षकों के लिए शिक्षण संसाधनों तक पहुंच को आसान बनाता है। देखिए जब आप आईसीटी का यूज करते हैं, ठीक है, तो ये आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको इंटरेक्टिव बनाता है ना, आकर्षक भी बनाता है। अच्छे अच्छे इमेजेस आते हैं सामने, पढ़ाते टाइम अच्छा लगता है, पढ़ते टाइम आपको भी अच्छा लगता है। दूसरा, यह शिक्षकों के लिए शिक्षण संसाधनों तक पहुंच को आसान करता है। ये बहुत आसान करता है, आसान नहीं बहुत आसान करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है? यह छात्र के विकास के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करता है। यह परीक्षा के डर को कम करने में मदद करता है, 1 और 2 दोनों। दृश्य कला की शिक्षा के दौरान शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विभिन्न सामग्रियों जैसे मिट्टी, कागज और रंगों के साथ प्रयोग करने देना चाहिए। हाँ, करने देना चाहिए। बच्चों को केवल शिक्षक द्वारा बनाए गए चित्रों की नकल करने के लिए कहना चाहिए। अरे ये बात तो बहुत निगेटिव है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। सही है, तो केवल 1 इसका आंसर हो। एनसीएफ 2005 के अनुसार कला शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार कला शिक्षा का उद्देश्य है जो आपकी सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है, ठीक है, तो उसका विकास करना। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना और मतलब सांस्कृतिक विरासत के प्रति जो भावनाएं हैं वो डेवलप करना। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? तो आगे हम बात करें सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और दूसरा व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य का विकास करना। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर। समावेशी शिक्षा में संसाधन कक्ष का क्या उपयोग है? ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष सहायता देते हैं। ठीक है, सभी छात्रों के लिए सामान्य कक्षा के रूप में उपयोग करना चाहिए। तो इसका वैसे सही तो दोनों ही लग रहे हैं। संसाधन कक्ष विशेष मदद करते हैं और सामान्य कक्षा के लिए भी होते हैं। दोनों बातें सही लग रही हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी। कार्य शिक्षा में मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए? केवल अंतिम उत्पाद या कार्य की प्रक्रिया और छात्र की भागीदारी? तो बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका आंसर केवल बी होगा। ठीक है, बी, केवल दूसरा। ठीक है, कार्य शिक्षा में परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया और छात्र की लगन महत्वपूर्ण होती है, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये।
सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्राथमिक स्रोतों का उदाहरण कौन है? ऐतिहासिक इमारतें और सिक्के, इतिहासकारों द्वारा लिखी गई पाठ्यपुस्तकें। ये सेकेंडरी सोर्स है दोस्तों, ठीक है, ये सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स होता है प्राथमिक स्रोत, ठीक है। प्राथमिक स्रोत होते हैं ऐतिहासिक इमारतें और सिक्के। तो केवल एक इसका आंसर होगा। कौन सा कथन स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व को दर्शाता है? यह संक्रामक रोगों को प्रसार करने से रोकता है, यह व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करता है। तो दोनों ही सही है। गणित में उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र की कठिनाइयों को पहचानने के बाद, ठीक है, करना चाहिए। ये तो बहुत गलत हो जाएगा। केवल वार्षिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद नहीं। कुछ क्वेश्चन तो आपको हलवा जैसे मिल रहा है, तो इसका होगा केवल एक। दृश्य कला में कोलाज बनाने की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? विभिन्न सामग्रियां जैसे कागज, कपड़े या चित्रों को एक साथ चिपकाना, केवल पेंसिल से रेखा चित्र बनाना। तो कोलाज का मतलब ही होता है चीजों को चिपकाना, ठीक है, बहुत सारी चीजों को चिपकाना, ठीक है, चिपकाना, ठीक है। तो इसका होगा केवल एक। पेंसिल से रेखा चित्र इसमें नहीं बनाते हैं। पर्यावरण अध्ययन में थीम का आधारित उपागम लाभ क्या है? यह विषयों के बीच अंतर संबंध को समझने में मदद करता है। हाँ, एकदम सही बात है। को रिलेट करता है। यह सूचनाओं के बोझ को कम करता है। ये भी एकदम बात सही है। तो सी, एक तथा दो दोनों इसका आंसर होंगे। कार्य शिक्षा वर्क एजुकेशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक छात्रों के लिए उपयुक्त होती है? कागज के लिफाफे बनाना या मिट्टी के साधारण खिलौने बनाना। तो ये दोनों ही चीजें उपयुक्त होती हैं, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है कि ये आप लोगों को कराया भी गया होगा। बहुत सारे वर्क होते हैं, SUPW वगैरह, इन सब में इसको कराया जाता है। मुझे एग्जैक्टली उनके नाम नहीं पता है। तो एक और दो दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा के मानसिक स्वास्थ्य मतलब मेंटल हेल्थ के पक्ष से संबंधित है? तनाव का प्रबंधन करना मतलब स्ट्रेस को मैनेज करना, और सकारात्मक आत्मसम्मान मतलब सेल्फ स्टीम। इसमें से क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है दोनों। आप तनाव का प्रबंधन भी करते हैं और सकारात्मक आत्मसम्मान भी डेवलप करते हैं, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो भाषा शिक्षण का मुख्य लक्ष्य होता है संप्रेषण। पहले तो आप ये याद रखो, ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है संप्रेषण, ओके। और इसके अलावा अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बच्चों को व्याकरण के नियम में दक्ष बनाना। क्यों दक्ष बनाना है? बच्चों को प्रभावी ढंग से बात कहने और दूसरों की बात समझने में सक्षम बनाना, सही संप्रेषण करना, यही हो गया, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा? केवल दो, केवल दो। आनुवांशिकता विकास की डैश सीमाएं निर्धारित करती है, जबकि पर्यावरण यह निर्धारित करता है कि विकास डैश तक होगा। तो आनुवांशिकता क्या डिसाइड करती है, बताइए? आनुवांशिकता विकास की संभावित सीमा डिसाइड करती है, ठीक है, निर्धारित करती है, संभावित सीमा डिसाइड करती है। और पर्यावरण ये कहता है कि विकास कितनी सीमा तक होगा, ठीक है। आई बात समझ में? आपका सही आंसर है आपका केवल एक। हमारा 7वां प्रश्न है। आशा करता हूं हमने बहुत कम समय में इसको करने की कोशिश की है। आपको, आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल होगी। शिक्षण की प्रजातांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक शैली में शिक्षक की मुख्य भूमिका कैसी होती है? वह छात्रों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करता है, करना ही चाहिए, या फिर वह केवल आदेश देता है और छात्र उससे पालन करते हैं? तो देखिए, प्रजातांत्रिक शैली में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, कोई बता सकता है? तो केवल एक इसका आंसर होगा, ठीक है। वह छात्रों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करता है, यही होगा। क्योंकि प्रजातांत्रिक का मतलब होता है सबकी भागीदारी, सबकी भागीदारी, है ना। तो जब सबकी भागीदारी हो रही होगी तो वो छात्रों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करेगा, ठीक है। अगर वो आदेश दे रहा होता तो ये ऑटोनॉमस हो जाता है ना, राजतंत्र वाला हो जाता, राजशाही वाला हो जाता, तो ये नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें? इसमें सिर्फ केवल एक होगा। शिक्षा की प्रजातांत्रिक शैली में वह बच्चों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करता है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। Thanks for watching. Fuel your future with Learnwell. Have a bright future in this, and God bless you all.